हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 नवंबर 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के रूप में भी मनाया जाता है और भारतीय इतिहास के लिए भी दोस्तों आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो आज ही के दिन चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था भारत का पहला चंद्रयान मिशन 1 8 नवंबर 2008 को। और इसके अलावा दोस्तों आज ही के दिन साल 2016 में भारत सरकार ने नोटबंदी की थी। आपको पता होगा, पुराने 500 और 1000 के नोटों का चलन रातों रात बंद करने की घोषणा कर दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो दिन भी आज ही का था, 8 नवंबर 2016। नोटबंदी को 8 साल पूरे हो चुके हैं, जब देश में रातों रात 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा की करेंसी रद्दी हो गई थी। और भी 8 नवंबर के इतिहास की कुछ बड़ी घटनाओं के बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। आज के दिन कौन प्रसिद्ध व्यक्ति जन्मे, किनका निधन हुआ। चलिए अब अपन आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, एक तो छठ महापर्व का माहौल चल रहा है। कल डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया लोगों ने। महिलाओं ने बड़ी ही धूमधाम से नदी और तटों पर, घाटों पर सूर्य अर्घ्य देकर बड़ी जश्न के साथ छठ महापर्व का त्योहार मनाया। तो कल डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। आज उगते सूरज की पूजा की जाएगी। सुबह सुबह मॉर्निंग में ही सूर्य देव को जल चढ़ाया जाएगा और कुछ यूं नहाए खाए और खरना से शुरू हुए इस छठ महापर्व का समापन आज होगा। तो अगेन आप सभी देशवासियों को एक बार फिर से आपके अपने डीएलएस भाई की तरफ से छठ पूजा, छठ महापर्व की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली खबर, बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली एनसीआर में पराली जलाने पर केंद्र सरकार की तरफ से नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दिवाली बाद वायु की गुणवत्ता और ज्यादा खराब हो रही है और इसी बीच पराली जलाने पर अब किसानों को दुगना जुर्माना देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार ने फैसला लिया। जुर्माने की राशि जो पहले 15,000 थी, उसको बढ़ाकर अब 30,000 रुपए कर दिया। यानी अब अगर कोई किसान पराली जलाता हुआ पाया जाता है तो सीधा डबल जुर्माना देना पड़ेगा, अलग अलग एकड़ के फसलों के हिसाब से, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। हुरन परोपकारी लिस्ट में शिव नाडर देश के सबसे बड़े दानवीर बन चुके हैं। अंबानी दूसरे नंबर पर और बजाज तीसरे नंबर पर है। टॉप 10 में से 6 दानवीरों ने शिक्षा में पैसे का दान किया। अडानी परिवार ने भी फाइनेंशियल ईयर 2024 में 16% ज्यादा दान दिया। शिक्षा और कौशल विकास पर मुख्य फोकस रहा। ये इस टेबल में आप देख सकते हैं भारत के 10 सबसे बड़े दानवीर कौन कौन है। चलिए अगली खबर देखिए। जीपीएफ के दायरे में आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब भुगतान में देरी पर भी ब्याज मिल पाएगा। दरअसल ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि सामान्य भविष्य निधि के दायरे में आते हैं, तो उनके लिए ये राहत भरी खबर है। सरकार ने फैसला लिया है, सेवानिवृत्ति पर यानी उनके रिटायरमेंट पर सामान्य भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान अगर नहीं किया जाता है तो सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि की बकाया राशि पर अब ब्याज समेत भुगतान किया जाएगा। तो जिन कर्मचारियों को लेट पैसा मिलेगा तो उनको सरकार अब ब्याज भी देगी, है ना। वहीं खबर देखिए, हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने वहां के ऑस्ट्रेलिया के कारोबारियों से भी मुलाकात की और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कई नए बिजनेस व्यापारिक डील को लेकर भी चर्चा हुई। चलिए बड़ी खबर देखिए। जेट एयरवेज के फिर से शुरू होने की संभावना खत्म हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस एयरलाइन कंपनी की सभी संपत्तियों को बेचने का आदेश जारी कर दिया है। 2019 से ही जेट एयरवेज एयरलाइन कंपनी अभी हमारे भारत में बंद पड़ी है। तो अब आखिरकार इस बंद पड़ी एयरलाइन कंपनी की फिर से शुरुआत होने की संभावना ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि कोर्ट ने NCLAT का फैसला खारिज किया और इस एयरवेज कंपनी की सभी संपत्तियों को बेचने का आदेश जारी कर दिया है। और वहीं दोस्तों, बिजनेस क्षेत्र से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए। अनिल अंबानी की रिलायंस पावर कंपनी पर भी 3 साल का बैन लग चुका है। फर्जी बैंक गारंटी देने के मामले पर रिलायंस पावर पर यह कार्रवाई की गई और इस बैन के बाद अब रिलायंस पावर किसी भी टेंडर के लिए अगले 3 साल तक के लिए बोली नहीं लगा सकेगी। SECI की तरफ से ये रोक लगाई गई है। वहीं खबर है कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए भी स्पेक्ट्रम का आवंटन होगा। अंबानी और मित्तल की नीलामी की मांग पर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ये बयान दिया। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में देर रात आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई और इसमें 2 विजिल डिफेंस गार्ड की जान चली गई। जैश से जुड़े संगठन ने कहा कि कश्मीर की आजादी तक जंग जारी रहेगी। वहीं कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले पर भी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से बाहर केस ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सभी राज्यों से सुझाव भी मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने CBI की अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट को लेकर 4 सप्ताह में यह जवाब मांगा है और साथ ही कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई किसी और राज्य में ट्रांसफर करने से भी इनकार कर दिया है। वहीं खबर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत इकोसिस्टम बनाया जाएगा। आतंकियों की उम्र पहले से घटी है। PM के जीरो टॉलरेंस नारे को भी दुनिया ने अपनाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जल्द ही भारत सरकार द्वारा नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी लाई जाएगी, देश में हो रहे आतंकवाद को रोक लगाने के लिए। और गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 का भी उद्घाटन किया। और वहीं खबर देखिए। महाराष्ट्र में भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, राहुल गांधी के प्रोग्राम में संविधान की खाली प्रतियां बांटी गई। फडणवीस बोले कि राहुल अर्बन नक्सलियों की मदद करना चाहते हैं। और खबर देखिए दोस्तों। सलमान खान के बाद अब बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकी मिली। छत्तीसगढ़ रायपुर से धमकी भरा फोन आया। मुंबई पुलिस पहुंची और केस भी दर्ज हुआ। वैसे आजकल गैंगस्टर लॉरेंस और दाऊद की तस्वीर वाली ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर टी-शर्ट बेची जा रही है, तो उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करके सरकार ने कार्रवाई की है। वहीं खबर देखिए। हिंदुओं को माला व भाला दोनों रखना चाहिए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन बोर्ड बनाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत में सीमा और
हसीना दोनों सुरक्षित हैं और वो बोले कि या तो वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए या वक्फ के जैसे ही सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया हुआ है तो वो हिंदू है। तिलक लगाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। अभी आजकल के दिनों में राजस्थान के भीलवाड़ा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये दिव्य दरबार लग रहा है और इसी में उन्होंने ये बातें कही। चलिए अगली खबर देखिए आप। एनटीए ने जारी की एडवाइजरी, आधार कार्ड एवं 10वीं की मार्कशीट में कैंडिडेट के नाम का मिलान जरूरी नहीं है। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन को लेकर स्टूडेंट छात्र छात्राओं की राहत के लिए नया आदेश जारी किया। वहीं बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया, बढ़ा दी कर्ज की ब्याज दरें। यानी एचडीएफसी बैंक ने अपनी लोन की इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी कर दी है। बैंक ने अपनी चुनिंदा मैच्योरिटी पीरियड वाले कर्ज पर ब्याज दरों में 0.05% तक की बढ़ोतरी की है और इस बढ़ोतरी के बाद बैंक का बेसिक एमसीएलआर कितना हो चुका है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। कनाडा में हो रहे मंदिरों पर हमले के बीच अब खबर है कि मंदिर ही नहीं बल्कि गुरुद्वारों पर भी अटैक की घटनाएं देखी गई। हिंदू बोले कि 3-4 साल में माहौल बिगड़ा, खालिस्तान समर्थक धमकी भरे मैसेज भेज रहे हैं। कनाडा में एक बार फिर से हिंदुओं को लेकर माहौल काफी गंभीर हो गया है। इस बीच कनाडा ने भारतीय कॉन्सुलेट शिविरों को भी सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। उच्च आयोग ने शिविर भी रद्द किए। पेंशनर्स की सुविधा के लिए ये शिविर लगाए जाने थे, लेकिन कनाडा ने अभी भारतीयों के खिलाफ भी ये फैसला लिया है। और आपको पता होगा आजकल के दिनों में बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर काफी हिंसा हो रही है, तो इस पर भी भारत ने कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे बांग्लादेश। चटगांव में हुए हिंदुओं पर हमले की भी भारत ने निंदा की और कहा कि चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करे बांग्लादेश सरकार। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में काश पटेल बन सकते हैं CIA के चीफ। ट्रंप के वफादारों में इनकी गिनती होती है। विवेक रामास्वामी को भी जगह मिल सकती है। और वैसे अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपना पहला संबोधन दिया और उसमें बोले कि शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा, चाहे जीत हो या हार हो, शांतिपूर्ण होगा हस्तांतरण। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जीत के लिए बधाई भी दी और बोले कि देश ने जो किया है हम उसे स्वीकार करते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है। गुजरात को मिल सकती है साल 2036 के ओलंपिक की मेजबानी। गुजरात का जो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसके आसपास 6 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट 3 लाख करोड़ का होने की संभावना है। वहीं खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा में 32 मंजिला टावरों से कृत्रिम बारिश कराई गई, क्योंकि अभी प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है हरियाणा के कुछ शहरों में, तो प्रदूषण को रोकने के लिए ही ये आर्टिफिशियल रेन करवाई गई। दिल्ली में भी पोल्यूशन का अपडेट देखिए आप। 9 इलाकों में AQI अभी भी 350 के पार चल रहा है। यमुना नदी में भी हाथ डालने पर स्किन डिजीज का खतरा है, मतलब इतना दूषित पानी बह रहा अभी यमुना नदी में। 122 नालों से गिर रहा पानी। मैंने आपको कल ही बताया था इसके फुटेज, ये नदी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितना जाग आ रहे हैं, पूरा केमिकल बह रहा है नदी में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 पर फिर से हंगामा हुआ। विशेष दर्जा बहाली को लेकर हाथापाई भी हुई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। विधानसभा में धारा 370 को फिर से लागू करने के प्रस्ताव के बाद पक्ष विपक्ष के विधायकों के बीच मारपीट हुई। इसमें भाजपा के 3 विधायक भी घायल हो गए। फिर मार्शलों ने बाहर निकाला और विधानसभा स्पीकर बोले कि ये कोई मछली मंडी नहीं है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बच्चों की तरह लड़ रहे हैं विधायक एक दूसरे से, क्योंकि जम्मू कश्मीर की वर्तमान सरकार धारा 370 और 35A की बहाली करना चाहती है, मतलब इसे फिर से लागू करना चाहती है। चलिए अगली खबर आ रही है। GST रजिस्टर्ड व्यापारियों की सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से एक खास योजना बनाई गई है। अब 10 लाख रुपए तक की बीमा सुरक्षा मिलेगी। GST के तहत पंजीकृत व्यापारियों को किसी भी तरह की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने या अपंगता की स्थिति में अब सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए इंश्योरेंस यानी कि बीमा के रूप में दिए जाएंगे। हालांकि कोरोना से मौत होने पर यह लाभ नहीं मिलेगा। सरकार की तरफ से इसको लेकर क्लियरिफिकेशन भी जारी किया गया। चलिए अगली खबर देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि मोदी सरकार के 10 साल में 4 गुना बढ़ी खाद्य सब्सिडी। मुफ्त राशन के लिए भी बफर स्टॉक पर खर्च बढ़ाया है सरकार ने। 2014 से लेकर 2024 तक के आंकड़े जारी किए हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय अपडेट है। ऑस्ट्रेलिया में अब बच्चे नहीं कर पाएंगे सोशल मीडिया का उपयोग, मतलब कि बच्चे फेसबुक इंस्टाग्राम ये नहीं चला पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि सोशल मीडिया बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा और इसलिए पूरे ऑस्ट्रेलिया देश में 16 साल से कम आयु के लड़के लड़कियों के सोशल मीडिया उपयोग पर पाबंदी लगा दी है सरकार ने। कहीं न कहीं देखा जाए दोस्तों तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि वाकई में सोशल मीडिया की वजह से बच्चों में कई नकारात्मक चीजें आती हैं। बच्चे तनाव में, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं ज्यादा सोशल मीडिया का या ऑनलाइन इंटरनेट का यूज करने से। मैं तो कहता हूँ ऐसा नियम सरकार को भारत में भी लागू करना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके बताओ, देखे मुझे। चलिए अगला अपडेट देखिए। डिजिटल तकनीक अपनाने से पेंशन भोगियों को अब कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग की तरफ से अभी राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 3.0 का आयोजन शुरू कर दिया है। तो इसके माध्यम से पेंशन भोगी घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। इस अभियान के तहत 30 नवंबर तक देश भर में 800 स्थानों पर शिविर भी लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से भी बुजुर्ग जो है वो अपना जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे ही जमा कर पाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट है हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला। 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट
गैर कानूनी है। हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को गलत ठहराया। दरअसल एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का मामला था जिसमें सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल से घटाकर 58 वर्ष की जानी थी। तो कोर्ट ने 60 साल की आयु तक सेवा जारी रखने का अधिकार बताया कर्मचारी के लिए। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ बड़े फैसले देखिए। सरकारी कर्मचारियों पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए मंजूरी जरूरी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रावधान ईमानदार और निष्ठावान अधिकारियों की रक्षा के लिए बनाया गया है। मैंने आपको बताया था ना कल ही कि अब पीएमएलए कानून यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाना है तो उससे पहले मंजूरी लेना जरूरी होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया कि सरकारी नौकरी शुरू होने के बाद सरकारें मनमानी तरीके से बदलाव नहीं कर सकती हैं। राजस्थान सरकार द्वारा एक भर्ती नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भर्ती प्रक्रिया को एक बार शुरू करने के बाद फिर उसके नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। और ये फैसला सुनाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की 15 साल पुरानी भर्ती पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम आदेश जारी किया। वहीं दोस्तों राजस्थान में बाल विवाह रोकथाम के लिए भी पुलिस चलाएगी ऑपरेशन लाडली अभियान। अभी 12 नवंबर से ही शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा वापस देव उठनी 11 से ही। तो इसके बाद पूरे राजस्थान में ऑपरेशन लाडली अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत सभी जिला अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया। बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर सख्त प्रभाव से रोक लगाई जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए। ट्रू कॉलर के ऑफिस पर इनकम टैक्स ने रेड डाली। ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है स्वीडन की मशहूर कंपनी ट्रू कॉलर पर। वहीं एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से निर्भया जैसा कांड सामने देखने को मिला है। ऑटो ड्राइवर और एक कबाड़ी वाले ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। दिल्ली में उड़ीसा की एक लड़की के साथ फिर से इस तरह की घटना हुई। इस घटना से जुड़े 3 मुख्य आरोपी देख सकते हैं आप, और एक समाज सेवी लड़की जिसको ये जिंदगी भर का दर्द दिया इन 3 दरिंदों ने। 700 सीसीटीवी कैमरे और 150 ऑटो रिक्शा की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार इन तीनों दरिंदों को खोज निकाला। दिल्ली फिर से शर्मसार हुई। ऑटो रिक्शा में युवती के साथ ये दरिंदगी हुई और इन 3 दरिंदों में दोस्तों एक तो पहले से ही विकलांग है, वो भी इस घिनौने अपराध में शामिल हुआ। मतलब देखिए पहले से ही जिंदगी सजा दे रही, उसके बावजूद कुकृत्य करने का दुस्साहस करते हैं ऐसे लोग। क्या कहना चाहोगे दोस्तों आप ऐसे वैश्य दरिंदों के लिए? मैं तो हर बार जब भी ऐसी घटनाएं आती हैं इस चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से आवाज उठाता हूं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि ऐसी घटनाओं पर ऐसी सख्त सजा लागू करनी चाहिए, ताकि ये तो क्या इनकी आने वाली नस्लों के रगों में भी वो दर्द महसूस हो। अरे जब पता चल गया कि ये अपराधी हैं तो सीधा लटकाओ सालों को फांसी पर। क्या कहना आपका? सहमत हो क्या आप मेरी बात से? कमेंट करके बताओ देखे मुझे। चलिए फिलहाल देखिए दोस्तों अगली खबर। आम आदमी के लिए महंगाई से थोड़ी राहत मिलने वाली खबर आ रही है कि जल्द ही खाने का तेल सस्ता होगा। और ये दाम गिरने के पीछे वजह यह है कि अभी त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद से ही ऊंचे दामों पर तेल की बिक्री में गिरावट रही है और सोयाबीन की लेवाली में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। तो सोयाबीन के दामों में गिरावट दर्ज हुई है, तो इसके चलते सोयाबीन ऑयल वगैरह के दाम में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। और हरी सब्जियां, आलू, प्याज वगैरह इनकी बढ़ती कीमतों के बीच ये आम आदमी के लिए थोड़ी राहत भरी खबर आई है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और आपका दिल करे मन करे तो इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर देना, ताकि आपको रोजाना ताजा खबरें, सरकार के नए नियम, अपडेट, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार डेली के डेली आपके मोबाइल पर तुरंत मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए सर्दी को लेकर अपडेट आ रहा है कि दिल्ली में इस बार सर्दी थोड़ा इंतजार कराएगी, क्योंकि इस साल 1951 के बाद से लेकर अब तक इस साल अक्टूबर का महीना सबसे गर्म रहा। जनरली आप देखते होंगे दोस्तों दिवाली के आसपास ही ठंड शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार तो नवंबर भी आधा निकलने में आया, मानो सर्दियां शुरू ही नहीं हो रही है। राजस्थान में भी मौसम विभाग का कहना कि अभी नहीं पड़ेगी सर्दी, बल्कि 15 नवंबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। बाकी कुछ दक्षिणी राज्यों में बारिश की संभावना भी है, हल्की फुल्की मध्यम बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना 1356 रुपए गिरकर अभी 76,780 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। चांदी में भी अच्छी खासी गिरावट देखी गई, 2532 रुपए सस्ती हुई चांदी, और अभी चांदी का भाव 90,369 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। अभी मतलब दोस्तों अमेरिकी चुनाव के नतीजों के बाद सोना चांदी में काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट भी देख लेते हैं। वैसे तो अमेरिका के चुनावी नतीजों के दिन शेयर मार्केट अच्छा ग्रीन में रहा, लेकिन एक बार फिर से मार्केट में क्रेज देखा गया। चुनावों का कोई ज्यादा असर लंबे समय तक नहीं दिखा। निफ्टी और सेंसेक्स में 1% से भी ज्यादा की गिरावट हुई बीते दिन। सेंसेक्स 836 अंक गिरकर 79,541 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 284 अंक लूट का। कुछ कंपनियों के अपडेट देखिए आप। ट्रेंड को दूसरी तिमाही में 350 करोड़ का मुनाफा हुआ। टाटा ग्रुप की रिटेल चेन कंपनी का रेवेन्यू भी 39% बढ़ा। और निवेशकों के लिए खबर है, नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का आईपीओ अभी ओपन है। 11 नवंबर तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। वैसे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में तूफानी तेजी देखी गई है। ट्रंप की जीत की उम्मीद से क्रिप्टो मार्केट गुलजार हुआ। बिटकॉइन का लेवल $76,000 के पार पहुंच चुका है और इस तरह से बिटकॉइन ने एक बार फिर से नया ऑल टाइम हाई बना दिया। चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में दोस्तों। देखिए एक तो पेंशनर्स के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट की ओर से भी एक नई सुविधा शुरू की गई है, जिसके तहत भी आप घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हैं। पेंशन भोगियों को केवल आधार कार्ड और पेंशन का विवरण देना होगा। सेवा का शुल्क मात्र 70 रुपए तय किया गया। आप अपने नजदीकी डाकघर से संपर्क कर सकते हैं। डाकिया आपके घर पर आएगा और आपका जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर देगा, है ना। वहीं भारतीय स्टेट बैंक SBI
SBI की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई। सरकारी योजनाओं के जरिए सशक्त बन रही है महिलाएं। DBT के जरिए 2,11,000 करोड़ रुपए भेजे गए डायरेक्ट महिलाओं के खातों में। SBI द्वारा ये सरकारी योजनाओं का डेटा जारी किया गया। और एक रिपोर्ट आ रही कि भारत की जलवायु नीति का दिख रहा असर। रिपोर्ट में दावा किया गया कि साल 2030 तक 4 अरब टन कम हो जाएगा कार्बन उत्सर्जन। ऊर्जा, पर्यावरण और जल काउंसिल की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए अगली खबर है OROP यानी कि वन रैंक वन पेंशन को 10 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर पीएम मोदी बोले कि ये योजना हमारे दिग्गजों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि है। वन रैंक वन पेंशन योजना जो कि सरकार की तरफ से सशस्त्र बलों के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी, तो इसको भी 10 साल पूरे हो चुके हैं। चलिए अगली खबर देखिए। असम राज्य में भारत और भूटान की सीमा पर शुरू हुआ पहला एकीकृत चेक पोस्ट। मतलब दोनों देशों की तरफ से कंबाइंड लगाए गए हैं ये, जिससे कि दोनों देशों के बीच व्यापार ट्रेड, कारोबार, लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। और इंडिया चाइना बॉर्डर पर भी एक अपडेट आ रहा कि भारत ने LAC पर गलवान और दौलत बेग ओल्डी में लगाए मोबाइल टावर। यहाँ भी 4G नेटवर्क की सुविधा शुरू हो चुकी है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 16,700 फीट है, तो यहाँ इंडियन आर्मी के जवानों को अब अच्छे नेटवर्क मिल पाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया कि महिलाओं को जल्द मिले मुआवजा। यौन उत्पीड़न मामलों को लेकर सरकार को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में पीड़िताओं को तुरंत मुआवजा देने का आदेश दिया। और ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी करते हुए कहा कि पीड़ित और अभियुक्त के बीच समझौता होने मात्र से रद्द नहीं होगा यौन उत्पीड़न का मामला। कई बार समाज में ऐसे मामले देखने को मिलते हैं ना कि विक्टिम यानी कि पीड़ित के साथ समझौता कर लिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही केस में हाईकोर्ट का आदेश पलटा और ये मुख्य टिप्पणी करते हुए कहा कि सिर्फ समझौता करने मात्र से यौन उत्पीड़न खत्म नहीं हो जाता है। चलिए रेलवे की तरफ से एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है। देखिए भारतीय रेलवे ने रचा इतिहास। एक ही दिन में 2 देशों की आबादी से भी ज्यादा यात्रियों को सफर करवाया। अभी छठ पूजा के त्योहार के मौके पर देश भर के कई राज्यों से लोग बाग जो अपने गांव वगैरह आते हैं, शहरों में इधर उधर जाते हैं। तो देखिए रेलवे ने 1 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक के त्योहारी सीजन में 4,521 विशेष ट्रेनों में 65 लाख से भी ज्यादा यात्रियों को यात्रा करवाई। अभी भी त्योहारों से वापस आने वाली भीड़ के लिए भी रेलवे ने खास इंतजाम किया है और 500 और स्पेशल ट्रेन चलाने की भी योजना बनाई है। 8 नवंबर से ही छठ पूजा खत्म होने जा रही, तो आज से ये और स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी, है ना। वहीं खबर देखिए दोस्तों, गुजरात राज्य में सामने आया जीका वायरस का मामला। जब मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिल गई तब उसकी रिपोर्ट सामने आई। 70 वर्षीय एक बुजुर्ग जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी रिपोर्ट जीका वायरस से पॉजिटिव आई है। चलिए बड़ी खबर देखिए। CBSE की तरफ से आदेश जारी किया गया। असंबद्ध स्कूलों के छात्रों को बोर्ड ने राहत दी और कहा कि 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में उसी स्कूल से हो सकेंगे शामिल। CBSE ने असंबद्ध स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को यह राहत देते हुए सेम स्कूल में बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में बनेंगे नए बाल संरक्षण गृह। राज्य का कोई भी बच्चा असुरक्षित या उपेक्षित महसूस न करे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किया गया। वहीं दोस्तों यूपी के स्कूलों के लिए भी योगी सरकार ने एक नया फरमान जारी किया। कहा कि सभी को लगाना होगा ऐसा फोटो फ्रेम, वरना होगी कार्रवाई। दरअसल इस नए आदेश के मुताबिक स्कूलों में अब शिक्षकों के फोटो फ्रेम लगाने होंगे। योगी सरकार का कहना है कि इससे विद्यालय के स्टाफ की आसानी से पहचान की जा सकेगी, खास करके निरीक्षण के समय कौन उपस्थित है और कौन अनुपस्थित है। चलिए अगला अपडेट देखिए। श्रम मंत्रालय के साथ MOU करने वाला पहला स्वास्थ्य सेवा समूह बना उजाला सिग्नस और इससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इस समझौते की जानकारी भी दी और सरकार की इस डील से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नौकरी के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा युवाओं के लिए, है ना। वहीं खबर है, बेसिक शिक्षक समायोजन मामले को लेकर हाईकोर्ट ने जूनियर शिक्षकों को बड़ी राहत दी। तबादला नीति के प्रावधानों को निरस्त कर दिया है। यूपी बेसिक शिक्षक समायोजन मामले में हाईकोर्ट की तरफ से ये उन शिक्षकों को राहत दी गई है जिनकी उस स्कूल में नियुक्ति सबसे बाद में हुई है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका गुजरात। यहाँ कंपनियां करेगी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश। गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र भी स्थापित किया है और अच्छी बात यह दोस्तों की जल्दी हमें हमारे देश की स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप देखने को मिलेगी गुजरात से। वहीं खबर है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS विक्रांत पर सवार होकर देखा समुद्री अभियान। स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियों ने भी दिखाई ताकत। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। और खबर है, माई होम ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर रामेश्वर राव चुपुल्ली ने और उनके बेटे जे रामू राव ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। और खबर है कि गोवा पणजी में आज 8 से 10 नवंबर तक चलेगा अमेजिंग गोवा समिट। 50 देशों के 300 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। ये बिजनेस समिट गोवा का सबसे बड़ा ग्लोबल बिजनेस समिट होगा। और देखिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने मारी बाजी, देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नंबर 1 बन चुकी है। QS एशिया रैंकिंग 2025 की लिस्ट जारी हुई और इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का पहला स्थान रहा। और टेक न्यूज से खबर देखिए, एंड्रॉइड स्मार्टफोन चलाने वालों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही एंड्रॉइड 16 लॉन्च होने जा रहा। गूगल कंपनी की तरफ से अपडेट जारी किया गया कि ये जो एंड्रॉइड का अपकमिंग वर्जन है इसको साल 2024 की शुरुआत में यानी जनवरी-फरवरी में लॉन्च किया जा सकता है। और खबर है दोस्तों, पीएम मोदी आज महाराष्ट्र में नासिक दौरे पर रहेंगे। एक सप्ताह में 9 चुनावी रैलियां करेंगे। महाराष्ट्र में इलेक्शन यानी चुनाव के सिलसिले में आज 8 नवंबर से ही पीएम मोदी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के नासिक से, है ना। चलिए कुछ और अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए भारत सरकार ने हरित हाइड्रोजन मिशन केंद्र स्थापित करने के लिए भी 100 करोड़ रुपए आवंटित किए। वहीं खबर है, गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया के प्रति महिला और बाल विकास मंत्रालय ने लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया। 21 नवंबर तक ये अभियान जारी रहेगा। और खबर है, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की शुरुआत होने जा रही आज शुक्रवार से ही। CDS अनिल चौहान करेंगे
करेंगे इस साल के महोत्सव का उद्घाटन। 8 नवंबर से दिल्ली में ये अभियान शुरू होगा। खबर है नीट यूजी 2024 परीक्षा को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा आयोजित करने की याचिका को खारिज कर दिया है और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज शुक्रवार को सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह को संबोधित करेंगी। और दालों के आयात पर एक रिपोर्ट आ रही है कि इस साल अक्टूबर के अंत तक ब्राजील से उड़द दाल का आयात 4102 टन से बढ़कर 22,000 टन से भी ज्यादा हो गया है। और खबर है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अमेजोन और फ्लिपकार्ट वेंडर्स पर कसा शिकंजा, देश भर में 16 ठिकानों पर छापेमारी भी की। और खबर है दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय आगंतुकों यानी कि इंडियन पर्यटक के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया की भी शुरुआत कर दी है। वहीं बिहार सरकार प्लान कर रही है बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एसगेबीनाथ धाम रखने की तैयारी की जा रही है। और तेलंगाना सरकार ने भी राज्यव्यापी जातिगत जनगणना की शुरुआत कर दी है। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान ने चीता परियोजना के लिए संयुक्त पैनल भी बनाया। और एक अंतर्राष्ट्रीय नया नियम देखिए दोस्तों, स्विट्जरलैंड में बुर्का पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। 1 जनवरी 2025 से ही स्विट्जरलैंड अपने विवादास्पद बुर्का बैन को लागू करने जा रहा है। ये कानून जो कि सार्वजनिक स्थानों पर लड़कियों के चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगाता है, विशेष रूप से मुस्लिम संगठनों की ओर से महत्वपूर्ण बहस और आलोचनाओं को जन्म दिया इसने। यानी लड़कियों को अब कुल मिलाकर सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का नहीं पहनना पड़ेगा 1 जनवरी 2025 से ही स्विट्जरलैंड में। वही खबर है दोस्तों, जापान ने बनाया दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट। वजन इसका काफी कम होगा और जल्दी से लॉन्च करने की प्लानिंग की जा रही है। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक ने 3706 करोड़ की HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर परियोजना को भी मंजूरी दी। गुजरात के बाद अब मतलब यूपी में भी सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन शुरू होने जा रहा है ना। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए दीपम 2.0 योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। और भी ये दीपम 2.0 योजना के उद्देश्य क्या है, किन महिलाओं को फायदा मिलेगा, कुछ डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों का समायोजन रद्द किया गया। लखनऊ हाईकोर्ट ने कहा कि गलतियों को सुधारा जाए, लगभग 1.5 लाख स्कूलों पर पड़ेगा असर। वहीं उत्तराखंड में शुरू हुई 3 नई हवाई सेवाएं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी। और बॉलीवुड से खबर है, द साबरमती रिपोर्ट का ट्रेलर रिलीज हुआ। गोधरा कांड पर आधारित ये फिल्म है। इवेंट में अटपटे सवाल पूछे जाने पर चिढ़ी थी एकता कपूर। 27 फरवरी 2002 को हुए गोधरा कांड पर आधारित है ये फिल्म। और ये फिल्म 15 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। वहीं खबर है, इजराइल को मिलेंगे 25 F-15 फाइटर जेट। अमेरिका के साथ $5.25 अरब की डील फाइनल हुई। और देखिए, स्वच्छता का महायज्ञ देखने को मिलेगा आपको। यूपी प्रयागराज महाकुंभ 2025 में 1.5 लाख शौचालय भी इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजभवन में लॉन्च किया स्टिकर। भारत स्काउट गाइड का मनाया 75वां स्थापना दिवस। और खबर है, राजस्थान के 72 सरकारी स्कूलों का भी कायाकल्प किया जाएगा। राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक के बीच एक MOU साइन हुआ। 36 करोड़ रुपए खर्च करेगी ये कंपनी। बड़ी खबर देखिए, दिसंबर से लेकर जनवरी तक 1 लाख नौकरियां निकालेंगे। विजयपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई और किसानों को दूध पर बोनस देने की भी बात कही है उन्होंने। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इंदौर में 22 नवंबर को इसका आयोजन होगा। 16 नवंबर तक मिलेंगे फॉर्म। वैसे MP इंदौर के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है। इंदौर का MY बना CRT थेरेपी से ब्लड कैंसर का उपचार करने वाला देश का पहला अस्पताल भी, जहां ये नई सुविधा शुरू की गई है ना। और दोस्तों, नक्सलियों के सफाई पर खबर आ रही कि पिछले 309 दिनों में 10 करोड़ के 189 नक्सली ढेर हुए। छत्तीसगढ़ में 96 मुठभेड़ हुई, 5 बड़े कैडर भी मारे गए। चलिए अगला अपडेट देखिए, परिवहन विभाग में सैनिक, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए बनेगा काउंटर। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दया शंकर बोले कि यूपी के परिवहन विभाग के ऑफिसों में लागू होगा नया नियम। मतलब RTO ARTO में आने वाले बुजुर्गों, सैनिकों और महिलाओं के लिए अलग अलग काउंटर बनाए जाएंगे ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, है ना। और यूपी कानपुर में 9 नवंबर को CM योगी जनसभा भी करेंगे। उसके बाद दूसरे दिन मिर्जापुर में 10 नवंबर को CM योगी की जनसभा होगी। और खबर है दोस्तों, बिहार पटना से भी नई दिल्ली के लिए एक जोड़ी और पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी छठ पूजा के बाद। बिहार के शिक्षकों का ट्रांसफर का इंतजार भी आखिरकार खत्म हुआ, क्योंकि ट्रांसफर के लिए नीतीश सरकार ने आवेदन लेना शुरू कर दिया है। और डेंगू पर एक रिपोर्ट आ रही कि डेंगू को लेकर हरियाणा राज्य में अलर्ट जारी हुआ। मुख्यमंत्री ने हेल्थ मिनिस्टर के साथ मीटिंग की, जिलों में फॉगिंग लगाने के निर्देश दिए और 4000 केस अब तक हरियाणा में मिल चुके हैं। डेंगू को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने ये मीटिंग रिव्यू किया। वहीं देखिए, हरियाणा के रेवाड़ी में डेंगू की वजह से नारियल पानी के दाम भी बढ़ गए। 80 रुपए प्रति पीस बिक रहा भी, क्योंकि लोगों को इम्यूनिटी चाहिए ना। वैसे हरियाणा के खिलाड़ियों को भी सैनी सरकार ने बड़ी सौगात देने की घोषणा की है। ग्रुप C के सभी पदों पर 3% आरक्षण बहाल करेगी। मतलब जो स्पोर्ट्स प्लेयर होंगे, खिलाड़ी होंगे, उनको भर्तियों में 3% अलग से आरक्षण मिलेगा। कल भी सरकारी कर्मचारियों के लिए हरियाणा सरकार ने फैसला लिया था, मैंने आपको बताया था। मकान बनाने के लिए 25 लाख तक का एडवांस लोन मिलेगा। बेटा बेटी की शादी के लिए भी हरियाणा के सरकारी कर्मचारी 3 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे, है ना। वहीं खबर है, पंजाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दौरा आज से शुरू होगा। लुधियाना में सरपंचों के शपथ समारोह में भी शामिल होंगे। आज 10,000 नवनिर्वाचित सरपंचों को मुख्यमंत्री भगवंत मान शपथ दिलाएंगे। इस दौरान केजरीवाल मुख्य अतिथि होंगे। और वहीं दोस्तों, पंजाब में किसान मजदूर मोर्चा ने भी पंजाब सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि DAP की कमी और धान लिफ्टिंग की दिक्कत दूर करें, वरना 11 तारीख को फिर से संघर्ष का ऐलान किया है। और खबर है, हिमाचल प्रदेश ने भी पंजाब से वापस मांगा सानन प्रोजेक्ट। BBMB से बकाया 4000 करोड़ के एरियर की भी वापस मांग की। और खबर है, चंडीगढ़ में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 200 के पार हुआ। GMSH 32 में भी रोजाना 30 मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं। रेलवे से एक और
और खबर आ रही कि गुजरात, सूरत और मुंबई के बीच भी चल सकती है दूसरी वंदे मेट्रो ट्रेन 130 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रायल में पास हुई। और खबर है बिहार की नीतीश सरकार एक्शन मोड में आई। 2005 से लेकर अब तक संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों का ब्यौरा तलब किया। मतलब कितने कर्मचारी संविदा में भर्ती हुए हैं ये आंकड़े मांगे हैं। 3 दिन के अंदर अंदर आंकड़े उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया है। हो सकता है बिहार की नीतीश सरकार संविदा कर्मचारियों के लिए कोई बड़ा फैसला ले, तभी आंकड़े कलेक्ट किए जा रहे हैं। देखते हैं आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और खबर है कि मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में अब असामाजिक तत्व प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से भी सख्त निर्देश जारी किया गया। राजस्थान सरकार का भी एक फैसला देखिए, एसपी और आईजी नहीं कर सकेंगे पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर। डीजीपी की तरफ से बड़ी हिदायत दी गई है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने भी स्कूली छात्रों को बड़ा तोहफा दिया, शुरू किया स्कॉलरशिप प्रोग्राम। योगी सरकार के समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये एक नई छात्रवृत्ति प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अभी इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 20 नवंबर है और हार्ड कॉपी जमा कराई जा सकती है 2025 तक। चलिए दोस्तों साथ के साथ कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए राजस्थान और दिल्ली के 21 स्कूलों की मान्यता रद्द हुई। ये कुछ स्कूलों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं जिन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। और मान्यता गंवाने वाले स्कूलों के बच्चे अब नजदीकी स्कूलों में पढ़ेंगे। वहीं सरकारी नौकरी पर भी अच्छी खबर आ रही है। रेलवे में 5647 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 10वीं 12वीं पास को मौका, महिलाओं के लिए तो आवेदन भी निःशुल्क रहेंगे। ये अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकली हुई है जिसमें आवेदन 4 नवंबर से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट रहेगी इसकी 3 दिसंबर। गुजरात में भी 13,852 असिस्टेंट टीचर की भर्ती निकली हुई है। 12वीं पास को मौका, 7 नवंबर से आवेदन शुरू हुए, 16 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। वहीं देखिए दोस्तों यूपीएससी की तरफ से भी रिवाइज्ड एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया। काफी सारी भर्ती परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव हुआ है, तो आप यूपीएससी के पोर्टल पर जाकर एनुअल कैलेंडर चेक कर ले, है ना। और एक अपडेट है, हरियाणा में भी सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए फिर से आवेदन की पंजीकरण विंडो खुल चुकी है। 2424 पदों पर भर्ती निकली हुई है और अभी इसमें उम्मीदवार 12 दिसंबर तक फॉर्म भर पाएंगे, मतलब 12 दिसंबर तक मौका है। वहीं हरियाणा में लेक्चरर के भी 237 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसमें भी लास्ट डेट 27 नवंबर रही। राजस्थान में स्कूल लेक्चरर एग्जाम 17 नवंबर से होंगे। आरपीएससी की तरफ से शेड्यूल भी जारी कर दिया है। और स्नातक उत्तीर्ण युवाओं के पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी सरकारी नौकरी पाने का मौका है। आप यूनियन बैंक के ऑफिशियल पोर्टल पर इस रिक्रूटमेंट के बारे में भी डिटेल चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये कुछ लास्ट डेट वगैरह देख सकते हैं आप। और एक अच्छी खबर ये है दोस्तों की बिजली बोर्ड कर्मचारियों की पुरानी पेंशन पर भी 11 नवंबर को फैसला आ सकता है। हिमाचल सरकार की तरफ से इस संबंध में भी निर्देश जारी किए गए। ओके, और चलिए एजुकेशन के बाद ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े कुछ अपडेट देखते हैं। देखिए एमजी हेक्टर के 2 नए 7 सीटर वेरिएंट लॉन्च हुए हैं। टाटा सफारी से इनका मुकाबला होगा। और एक इलेक्ट्रिक बाइक भी लॉन्च हुई है। ओबेन रोड ने EZ इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की। कीमत इसकी 90,000 रुपए, 175 किलोमीटर की रेंज का दावा कर रही कंपनी। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए तुला राशि वालों का रुका इनकम सोर्स शुरू होगा। मकर राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी और गोल्ड में निवेश करना आज के लिए फायदेमंद रहेगा। कर्क राशि के लोग नई ऊर्जा के साथ फिर से प्रयास करें और तुला राशि के लोग संयम न छोड़ें तो लाभ मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों के राशिफल की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला हमारे देश में पहला राज्य कौन बन चुका है। विच इज फर्स्ट स्टेट। कमेंट करके लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।